हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ज्योग्राफी की क्लास में आप सबका स्वागत है। और क्लाइमेटोलॉजी सीख रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि आप लोगों ने याद होगा कि हीट ट्रांसफर का जो मेथड है, या मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसमें हमने बताया था 4 विधियां। एक विधि है रेडिएशन यानी विकिरण, और एक है चालन कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन यानी संवहन, और एक है एडवेक्शन यानी अभिवहन। तो उन्हीं पर बातचीत चल रही थी। हमने विकिरण को स्टार्ट किया था कि कैसे सूर्य से किरणें आती हैं, कैसे यहाँ से निष्कासन होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने मोटे तौर पे सीखा था। उसी रेडिएशन को ही अभी आगे बढ़ाएंगे और उसमें अब टॉपिक लेंगे हम इंसोलेशन। और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी एक फार्मूले पर यानी इंसोलेशन पर कहीं ना कहीं से क्लाइमेटोलॉजी बेस्ड है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए ध्यान से। टॉपिक का नाम है सूर्यातप, इंसोलेशन कहते हैं। अगर हम इंसोलेशन की बात करें तो इस शब्द को देखो, आई एन को अगर अलग कर दें तो इसका बन जाता है इनकमिंग। सोल को अलग कर लीजिए, इसका बन जाता है सोलर। और एशन को आप जोड़ दीजिए रेडिएशन से, इसका मतलब क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब यह है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण। ध्यान सुनिएगा, इसकी परिभाषा को अगर हम लिखें, परिभाषा को अगर हम इसके समझें, तो यहां पर पहले चित्र देखो। ये क्या है? आपका सन है, और इस सन से ऊर्जा आ रही है यहां पर अर्थ पर, ये पृथ्वी है। तो देखो ये रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। तो अब समझने वाली बात यह है कि एक हमने बताया था सोलर कांस्टेंट, सौरिक स्थिरांक क्या होता है, इस शब्द से आप परिचित हैं। सौरिक स्थिरांक का मतलब होता है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल जो सौर ऊर्जा है उसको हम सौरिक स्थिरांक कहते हैं, जिसमें 10-12 साल में हमने कहा था परिवर्तन भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर हम इंसोलेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर इंसोलेशन की बात करें कि आखिर ये इंसोलेशन क्या है, सूर्यातप किसे कहते हैं, तो पहली बात तो ये करिएगा कि ये सोलर कांस्टेंट में हमने कहा था कि ये कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है। लेकिन इंसोलेशन में हम कुल ऊर्जा को नहीं लेते हैं, हम उस ऊर्जा को लेते हैं जो एक्चुअल में पृथ्वी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, लेती है। जैसे आप देखेंगे कि जो इंसोलेशन है इसमें जितनी लिख सकते हैं कि वास्तविक ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो इसका मतलब क्या है? बात तो यहीं पर है। यहां पर कुल लिखा है, यहां पर वास्तविक शब्द आ गया। एक्चुअल में इसका मतलब यह है, अगर हम मान लें कि सूर्य से, मान लो ये सूर्य से हमने कहा कि 100 यूनिट आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको हम 100 यूनिट मान लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है कि इसमें कुछ ऐसे कारण हैं जिससे जितना ये 100 यूनिट आता है, ये 100 यूनिट पृथ्वी प्राप्त नहीं करती है, ज्यों का त्यों। यानी अगर ये शॉर्ट वेव रेडिएशन में आया है, लघु तरंग विकिरण है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन में ही कुछ ऊर्जा वापस चली जाती है। तो जो वापस चली गई उसको पृथ्वी ने ऑब्जर्व नहीं किया, अवशोषित नहीं किया।
एक्चुअल कितना मिला, अगर हम कह दें कि ये 35 चला गया तो एक्चुअल कितना मिला, आप कहेंगे पृथ्वी को एक्चुअल में मिला 65, दैट इज इंसोलेशन। ये क्या है, इंसोलेशन है, यानी जो एक्चुअल में प्राप्त हो, जो चली गई उसकी बात नहीं करेंगे, वो है इंसोलेशन। और सौरिक स्थिरांक का मतलब जितना ये आया है इसको 100 यूनिट को हम मानते हैं सौरिक स्थिरांक है। ये बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य तप का अर्थ होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि पृथ्वी तंत्र को जो प्राप्त होती है और इनमें से परावर्तित ऊर्जा को हम माइनस कर देते हैं, जो वापस चली गई उसको हम उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि सूर्य तप का मतलब होता है क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी, सूर्य तप का मतलब क्या है, आप कहेंगे क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो कि रेडिएशन के फॉर्म में पृथ्वी को प्राप्त होती है। जबकि टेम्परेचर में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। तापमान क्या है, तापमान को हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। और सूर्य तप का मतलब है क्वांटम ऑफ एनर्जी जो कि रिसीव हो रही है, किसको निकाल देंगे, एल्बिडो को हम माइनस कर देंगे, एल्बिडो को निकाल देंगे। अब एल्बिडो क्या है, परावर्तन कैसे होता है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। सिंपल सी बात है कि सूर्य तप का मतलब है कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को जो विकिरण के रूप में एल्बिडो के बाद, यानी जो परावर्तित ऊर्जा है उसको निकालने के बाद जो ऊर्जा पृथ्वी रिसीव करती है उसको हम सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। समझना ये है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो कारक लिखे तो हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको सीक्वेंस में सारी बातें बताते चलें। इनके यूज हो सकता है, कुछ टॉपिक हम यहाँ पर इन जो ये शब्द लिखे हैं इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, कुछ अपने आप आगे मिलते चले जाएंगे। जैसे पृथ्वी का झुकाव है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको, जब अक्षांश और देशांतर समझ जाएंगे तब समझ में आएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ अक्षांश लिखा हुआ है, ये भी सूर्य तप को प्रभावित करता है, लेकिन कैसे करता है हम आगे बताएंगे। इसी प्रकार से मेघाच्छादन एल्बिडो तो आज हो ही जाएगा, सौर किरणों की तिर्यकता और आपतन कोण, ये सारे कारक हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं। अब देखो ध्यान से एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इंसोलेशन ही है, ये इंसोलेशन है। इधर की तरफ क्या है, ये सन है और ये आपका अर्थ है। अब इस अर्थ में ध्यान देने वाली बात क्या है, समझते चलिएगा एक एक को, ध्यान चलिए। ये क्या है, आप कहेंगे ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। देखो एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। और इस पृथ्वी पर हम मान लेते हैं, इसको ऐसे एक लाइन खींच दिया या यहां से खींच दो, यहां से एक लाइन खींच दिया, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। परेशान मत होइएगा, अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की क्लास चलेगी तब आपको और समझ में आएगा। अभी सिर्फ समझ लो कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी कि हम पृथ्वी को देशांतर के आधार पर दो भागों में बांट दिए। इसको हम मान लो वेस्ट मान लो, इसको ईस्ट मान लो। खैर वेस्ट ईस्ट ये सब आप कुछ ना समझिए, आप सिर्फ खुद देखना है। आपतन कोण को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, आपतन कोण होता क्या है। देखो हमने कहा कि ये जो सूर्य की किरण है ये आ रही है, ये देखो ये सूर्य की किरण आ रही है, कहां पड़ रही है, पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल से होके गुजर रही है। हम आपतन कोण को पढ़ रहे हैं, पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन है, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है इसको समझो। इसी प्रकार से सूर्य की किरणें तो हर जगह पड़ेंगी, ऐसे पड़ती जाएंगी। ये देखो ध्यान से, यहां पर देखो यहां तक पहुंच गई, ये सब की सब सूर्य की किरणें हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो समझिएगा ध्यान से। अगर इधर हम बना लेते हैं सन और ये मान लो पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, ये एक पोल है और एक ये पोल है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर हमने साइड से कर दिया, यहाँ हमने सूर्य को ऊपर कर दिया है, बस ऐसे पृथ्वी को घुमा लो, ये पोल है। अब इस सूर्य से जो आने वाली सौर किरण है, इस सौर किरण और पृथ्वी की सतह, ये क्या है आप कहेंगे सरफेस है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज इतना आसान है भी नहीं, ये आसान करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं मैं। तो सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ये कोण बन रहा है, और इस कोण को कहते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? सूर्य से आने वाली सौर किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपतन कोण अगर हम इस सूर्य की किरणों को देखें ध्यान से, तो सूर्य की किरण यहां मान लो विषुवत रेखा पर पड़ रही है, और ये क्या होगी? पोल पर भी तो पड़ेगी। ये देखो, ये पोल पर भी तो पड़ेगी, ये देखो ऐसे आ रही है। क्या देख रहे हैं इसमें? अगर हम यहां पर देखें ध्रुवों की तरफ, यहां पर देखें ध्रुवों की तरफ, तो आपतन कोण क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आपतन कोण घट रहा है। या आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, ये मान लो विषुवत रेखा है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, देखो ये सूर्य की किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां का आपतन कोण देखो, लगभग आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। फिर क्या है? आपतन कोण घटता जा रहा है, देखो आपतन कोण घटता जा रहा है, और घटते घटते वहां तक 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या है, हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, क्या हो रहा है? आपतन कोण में कमी आ रही है, आपतन कोण में कमी आ रही है। ठीक है, ये बात तो सत्य हो गई। सबसे अधिक आपतन कोण विषुवत रेखीय क्षेत्र में है और सबसे कम ध्रुवों की ओर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण यह है कि मान लो कि पृथ्वी अगर ये गोल ना होती या जियोड शेप में ना होती, इस तरह ना होती, ये पृथ्वी मान लो कि चौकोर है ऐसे, ध्यान सुनिए, पृथ्वी हमारी एक्चुअल में कैसे है? तो हम कहेंगे एक्चुअल में तो ये ऐसे है, लेकिन मान लो ये चौकोर होती, तब क्या होता? तब ऐसे में एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों सब जगह बराबर होता। देखो इस लाइन से देखो, सब जगह आपतन कोण बराबर होता। लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ा दें, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, तब क्या होगा? अगर सरफेस इसको मान लें हम, यानी पृथ्वी का जो वक्राकार आकार है, जियोड शेप में है, उसके कारण क्या हो रहा है? आपतन कोण में कमी आ रही है, आपतन कोण में कमी आ रही है। तो हमने कहा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है। प्रश्न उठता है क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी का वक्राकार आकार है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? ध्यान सुनिएगा, इससे होगा ये, एक फार्मूला याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हम कहेंगे कि आपतन कोण से तापमान का या सूर्यातप की मात्रा का, आप लिख सकते हो सूर्यातप की मात्रा का सीधा संबंध होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा या सूर्यातप की मात्रा बढ़ेगी। और अगर हम कहें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, इसका मतलब है कि इंसोलेशन भी घटेगा।
तापमान भी घटेगा। अब ये कैसे होगा? आखिर ये फार्मूला के पीछे कोई कारण तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा। आखिर ये कहाँ से लॉजिक आ गया, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हुआ कैसे। अगर हम सीधे सीधे फार्मूला लिख दिए कि आपतन कोण के साथ तापमान का डायरेक्ट रिलेशन होता है, समानुपातिक संबंध होता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये आखिर आया कहाँ से, तो कैसे आया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो ध्यान से दोस्तों, ये हमारा वायुमंडल है, यहां तक क्या है, ये वायुमंडल है और पृथ्वी की सतह ये है। अगर हम देखें ध्यान से तो हम क्या देख रहे हैं कि वायुमंडल में इतनी दूरी तय करी गई, इतनी दूरी, मान लो कि ये x दूरी है और ये y है, यानी एक्स वाई एक दूरी है, एक एक्स वाई दूरी है। कहां पर? इक्वेटर रीजन में 0 डिग्री पर। देखो ध्यान से, एक दूरी ये है। अब दूसरी जगह पर चलो, मान लो ध्रुवीय क्षेत्र में ले लेते हैं, यही पोल है, मान लो ये पोल है, ये पोल है, ध्रुव है। तो ध्रुव पर आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे ध्रुव पे तो हमको कुछ और ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि वायुमंडल में इतनी दूरी तक तय करेगी। देखो इतनी दूरी, यहां से और यहां तक दूरी देखो, मान लो कि ये दूरी a है और ये दूरी b है। तो a दूरी जो है b दूरी, यानी a से b तक की दूरी और x y की दूरी, ये देखो x है और ये y दूरी है। तो डिस्टेंस कहां पर अधिक है? तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस यहां पर अधिक है, ये निशान लगा दिया। तो ये डिस्टेंस कितना है? कई गुना दिख रहा होगा आपको, यहां की तुलना में कई गुना दिख रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे दो चीजें होंगी। एक तो इसको लंबे समय तक वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है, वायुमंडल से लंबे समय तक इसको ट्रेवल करना पड़ता है। तो सूर्य से एक तो इसकी दूरी बढ़ गई, इस सतह की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पृथ्वी की सतह को अगर सोचो तो सूर्य की किरण क्या तिरछी जा रही है, तो दूरी अधिक बढ़ जाएगी। और दूरी जब अधिक होती है, यानी अधिक देर तक, अधिक दूरी तक ट्रेवलिंग करती हैं कौन? सूर्य की किरणें। तो उसमें ऊष्मा का क्षय होगा। तो एक तो यहां ऊर्जा की कम प्राप्ति होती जाएगी, दूसरी तरफ अधिक समय तक वायुमंडल से ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण वायुमंडल के बारे में आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल हैं, साथ ही साथ जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जिसको आप कहते हैं, या जो बादल हैं, इन पर जब सौर किरणें पड़ती हैं, अभी आगे बताएंगे आपको, जब सौर किरणें इस पर पड़ती हैं तो सौर ऊर्जा जो आती है उसमें से कुछ ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ जो सतह पर आती भी हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है? बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर दिखाई देंगे। तो ग्लेशियर पर जब सौर किरणें पड़ती हैं तो वो ग्लेशियर भी क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो कारण क्या है कि जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जियोड शेप होने के कारण आपतन कोण में कमी आ जाएगी, और आपतन कोण में कमी आने के कारण तापमान या सूर्यातप की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, सूर्य की किरणों की दूरी सतह से बढ़ती चली जाएगी, और साथ ही साथ इनको अधिक देर तक वायुमंडल में रहना पड़ेगा। इसलिए अब्जॉर्प्शन, वायुमंडल सोख भी लेगा और परावर्तन भी कर देगा, जिसके कारण हमारे सतह को ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है, जिसके कारण तापमान में कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण घटता है, इस कारण से तापमान घटता है। तो फार्मूला कहां से आया? कारण ये बताया हमने, किस कारण से होता है। ठीक है, तो सूर्यातप और तापमान का यह संबंध आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। वहीं पर अगर हम बात करें, दूसरी बात करें, जो सूत्र क्या है आपका? आपतन कोण क्या है ये समझ गए। तापमान को ये क्या कर रहा है? ये सूर्यातप को प्रभावित करने वाला एक कारक हो गया। सौर किरणों की तिर्यकता, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तिर्यकता का मतलब तिर्यक हो रही, तिरछी हो रही है। तो तिरछी होने से क्या हो रहा है? तिरछी होने से वायुमंडल में उनकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य किरणों के तिरछेपन में
सूर्य किरणों के तिरछेपन में वृद्धि होती है, और तिरछेपन में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, आप कहेंगे वायुमंडल से अधिक समय तक गुजरना पड़ेगा वायुमंडल में। इसके कारण सूर्यातप की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि परावर्तन भी अधिक हो जाता है। तो एक तो कारण ये हो गया, ठीक है, चिंता नहीं करना, समझते चलिएगा। अक्षांश को अभी रहने दो, अक्षांश को अभी रहने दो। हालांकि समझना हो तो आप समझ भी सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। देखो ध्यान से, मैं अगर बात करूं थोड़ा बहुत, अगर आप जानते होंगे तो ये क्या है, विषुवत रेखा, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे पृथ्वी की तरफ, और ये कहां तक पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री तक। इस तरह से अक्षांशीय रेखा है। तो जैसे जैसे क्या करेंगे, अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे। ये 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो अक्षांश भी क्या हो रहा है, प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस अक्षांश पर आपतन कोण कुछ होगा, इस आपतन कोण यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। यानी कुल मिलाकर के तीनों बातें एक ही हैं। अगर एक बात केवल समझ गए, आपतन कोण, तो तीनों बातों को आप एक ही में समाहित कर सकते हैं। पॉइंट एक ही है, आपतन कोण। तो अक्षांश जो है बदलते हैं तो तापमान या सूर्यातप की मात्रा घटती है। अब क्या है, पृथ्वी की वक्रीयता, ये हम बता ही चुके हैं आपको। देखो, ये पृथ्वी अगर कर्व ना होती, अगर पृथ्वी कर्व ना होती तो सौर किरणों के तिरछेपन में वृद्धि ना होती, और वृद्धि ना होती तो इनको अधिक समय तक वायुमंडल से नहीं गुजरना होता, तो सब जगह पर एक जैसा इंसुलेशन होता। लेकिन पृथ्वी का ये कर्वेचर होने के कारण क्या हो रहा है कि सौर किरणें तिरछी हो जाती हैं, अधिक समय तक उनको ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है, जिसके कारण सूर्यातप की मात्रा घट जाती है। फिर क्या है, पृथ्वी का झुकाव, इसको अभी नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ध्यान में रखना कि पृथ्वी का झुकाव अभी पढ़ना है। मेघाच्छादन और एल्बिडो, तो देखिए ध्यान से, मेघाच्छादन का मतलब होता है कि अगर ये सतह है और यहाँ पर ये बादल बने हुए हैं, तो बादल जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, ध्यान सुनिएगा, सूर्य से किरणें जब आती हैं और इस बादल पर पड़ती हैं तो कुछ मात्रा इसकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो प्राप्ति कम हो जाती है। तो जहां बादल होगा, मेघाच्छादन होगा, वहां सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होगी, वहां पर कम प्राप्ति होगी, क्योंकि बादलों के द्वारा सूर्यातप को या सूर्य किरणों को ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट करा दिया जाता है। तो एक बात जानते रहिएगा। एल्बिडो क्या है, अभी एल्बिडो को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसी टॉपिक को आपको सीखना है। देखो ध्यान से, यहां पर देखिए, एक चीज और समझ लीजिएगा। एक होता है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी आप जानते हैं, होता यह है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और ये इसका वायुमंडल है, और यहां पर ये सूर्य है। हमने कहा कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है, सोलर जो रेडिएशन है, ये दिन भर प्राप्त करती है, और प्राप्ति के साथ साथ इसको निष्कासन भी करना है। जितना ऊर्जा प्राप्त होती है उतना निष्कासन भी करना है। तो जब पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का बाह्य अंतरिक्ष में, यानी आउटर स्पेस में निष्कासन किया जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में, तब इसी को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, तो पार्थिव विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण क्या है, आप कहेंगे कि क्योंकि सूर्य एक ठंडा पिंड है, सॉरी, पृथ्वी एक ठंडा पिंड है, और ठंडे पिंड से हमेशा ऊष्मा का निष्कासन या ऊर्जा का निष्कासन ऑलवेज दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो जो ऊर्जा पृथ्वी दिन भर प्राप्त करती है उसको सारा निकालना भी होता है, और वो निकालती है, चूंकि ठंडी पिंड है, हमेशा निकालेगी कैसे, दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में। तो जो भी दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में निष्कासन होता है बाह्य अंतरिक्ष में, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी पृथ्वी से होने वाला रेडिएशन या विकिरण को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये बात समझ में आ रही, सब लिखा हुआ है नोट्स में, चिंता नहीं करना है, बस खाली समझना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी से होने वाला रेडिएशन जो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्लियर हो गया, चाहो तो इधर देख सकते हो।
देखो सूर्य से किरणें आ रही हैं, लेकिन आने के बाद क्या हो रहा है, विभिन्न माध्यमों से, देखो देखो यहाँ इवापोरेशन हो रहा है ना, यहाँ देखो वार्म एयर उठ रही है वायु तरंग के माध्यम से। ये सब क्या होती है, सारी ऊष्मा बाहर की ओर धीरे धीरे ये निकल जाती है, ये सब बाहर की ओर निकल जाती है जितना आता है। तो ये पृथ्वी से वापस जाता है, उसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताते रहो, और कोई डाउट हो तो पूछते रहो। इधर देखो, अब बात करते हैं हम परावर्तिता की। क्योंकि एल्बिडो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें परावर्तिता को सीखना होगा कि परावर्तिता का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, परावर्तिता का मतलब ये होता है, ये चित्र बना हुआ भी है, हम साथ में बनाते भी रहें, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी भी हो जाए। परावर्तिता क्या होती है, ये मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये इसका वायुमंडल ले लिया हमने, ये वायुमंडल ले लिया। जाहिर सी बात है कि सूर्य से, चूंकि सूर्य एक गर्म पिंड है, तो यहां से ऊर्जा जो आएगी ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में आएगी, सॉरी शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दो शब्द हैं, एक है हीट को रिलीज करना यानी निष्कासन करना, और एक है परावर्तन करना। तो परावर्तन और निष्कासन में अंतर है दोनों में, ध्यान सुनिएगा। रिफ्लेक्शन और क्या कहते हैं, रिलीज करना एनर्जी, दोनों शब्द में अंतर, रिलीज और रिफ्लेक्शन में अंतर है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये शॉर्ट वेव रेडिएशन फॉर्म में आई किसी कारण से, अभी आगे बताएंगे किन्हीं कारण से, ये जैसे आई है वैसे ही क्या हो रही है, लौट रही है। यानी यह भी क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये परावर्तित ऊर्जा है, ये परावर्तित ऊर्जा है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। क्या समझ पा रहे हैं, जैसे आया वैसे ही पड़ने के बाद ज्यों का त्यों, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आया था और शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में ही लौट गया, तो वो होगा परावर्तन। एक होता है निष्कासन, तो निष्कासन का मतलब होता है कि दिन भर जो ऑब्जर्व किया यानी अवशोषण किया, अवशोषण के बाद पृथ्वी क्या करती है, निष्कासित करती है भोर होने तक, नेक्स्ट मॉर्निंग तक, उसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो यह है निष्कासन, और निष्कासन हमेशा होता है दीर्घ तरंग विकिरण। यानी हम पहले सोख लिए, ये सपोज करो हमने किसी से पैसे मांगे उधार, और उसने तुरंत नोटों की गड्डी फेंक दिया, आपको 1 लाख रुपया फेंक दिया। आपने कहा कि नहीं नहीं, हमें 1 लाख की आवश्यकता नहीं है, ये लो 30,000 वापस। उसने जैसे का तैसे वापस कर दिया, उसी गड्डी में से 30,000 निकाले और कहा ये लो, हमको नहीं चाहिए। तो हमारे ऊपर जो लौटाने का बोझ है, हमें जो लौटाना होगा, हमने अब उसको रिसीव कर लिया ना, ऑब्जर्व कर लिया, कितना, 70 को हमने सोख लिया, हमने ऋण ले लिया, तो कर्जा हमारे ऊपर कितना लगा, तो आप कहेंगे 70 का, 70 का। 30 तो हमने लिया ही नहीं, दिया तो था उसने 1 लाख, लेकिन 30 हमने ज्यों का त्यों क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो हमारे ऊपर उसका भार नहीं होगा। हमें लौटाना कितना है, 70,000। तो निष्कासन का मतलब पहले खा पी लो, पहले ऑब्जर्व कर लो, सोख लो, फिर निकालो, तब ये निकलेगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन एक होता है परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब ज्यों का त्यों, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन में आया है तो शॉर्ट ही वेव रेडिएशन में लौट जाएगा, उसको कहते हैं परावर्तन। तो अब बताइए, तापमान अवशोषण से बढ़ता है कि परावर्तन से बढ़ता है? आप कहेंगे अवशोषण होगा तभी तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ेगा, यानी कि हम सोखेंगे तब तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा, अवशोषित करेंगे तो बढ़ जाएगा, निकालेंगे तो घट जाएगा। लेकिन इस परावर्तन से जो आया और चला गया उसको पृथ्वी ने ऑब्जर्व नहीं किया, तो इससे तापमान नहीं बढ़ता है, यानी इससे तापमान में कोई भी
परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परावर्तन को समझ गए आप कि जैसे पड़ा वैसे ही लौट गया, तब इसको हम कहते हैं परावर्तन। अब समझने वाली बात यह है कि जो परावर्तन होता है, इस परावर्तन को समझना थोड़ा सा, इसमें दो तीन बातें आपको जान लेना चाहिए। परावर्तन क्या है या परावर्तिता जो है, रिफ्लेक्टिविटी, दो बातों पर निर्भर करेगी। एक क्या है, एक तो है रंग का हल्कापन, रंग का हल्कापन यानी कलर क्या हो जाए, डिम होता चला जाए। दूसरा है सतह का चिकनापन, सतह का चिकनापन। आ जाओ, तो परावर्तिता जो है ये दो शब्दों से आपको समझना है कि एक तो है भैया रंग का हल्कापन और एक है सतह का चिकनापन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर रंग को देखें, कोई सरफेस है, उस सरफेस पर मान लो कि वो व्हाइट है, मान लो सफेद है, तो घर में जो कलर कराया जाता है, व्हाइट कलर क्यों कराया जाता है? क्योंकि लाइट जलाओ तो पूरे घर में लाइट फैल जाए, क्योंकि व्हाइट कलर पर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है। वो क्या करती है? परावर्तित करती है। जैसे जैसे रंग गाढ़ा होता चला जाएगा, जैसे कमरे को, दीवार को आप कहीं देखोगे पूरा ब्लैक कर दो, पूरा काला रंग दो, तो क्या होगा? लाइट आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी फिर तो लाइट काला जैसे गाढ़ा रंग होता जाएगा, वो ऊर्जा को, वो जो लाइट है उसको क्या करेगा? वो ऑब्जर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे शीशा है ना, इसमें अपना चेहरा देखते हो दिन भर, उस पर टॉर्च मारो, तो उस पर टॉर्च मारोगे तो वो क्या होगी? लाइट ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्यों है? क्योंकि वो व्हाइट है। तो जितना रंग हल्का होता चला जाएगा उसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी? बढ़ते चली जाएगी। इसी प्रकार से रंग जो सतह का चिकनापन है, अगर सरफेस एकदम चिकनी है तो वो उस पर क्या करोगे? लाइट मारोगे, चमकेगा, रिफ्लेक्ट होगा। और अगर खुरदरी सतह है तो उस पर रिफ्लेक्टिविटी नहीं होगा, उस पर कुछ भी लाइट डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, खुरदरी अगर है सतह तो। इसीलिए दीवार को खूब चिकना बनाया जाता है, बराबर एकदम पेंट करके नहीं। तो दो चीजें हैं, रंग का हल्कापन और सतह का चिकनापन, ये परावर्तिता को प्रभावित करते हैं। जितनी ज्यादा रंग हल्का होता जाएगा उतना परावर्तिता बढ़ जाएगी, चिकना होगा तो ही परावर्तिता बढ़ेगी। अब आपको कॉमन सेंस लगाएं, साइंस में प्रश्न आता है कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना आपके लिए अच्छा है, तो आप कहेंगे क्या, कौन सा पहन लें गर्मी में? गर्मी में हमेशा हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर जब लाइट पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो परावर्तित कर देता है, इसलिए गर्मी हमको कम लगेगी। अब काला शर्ट पहन करके बाहर निकल जाओ तो जितनी ऊर्जा आएगी वो सब क्या करेगा? सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑब्जर्व कर लेगा तब क्या होगा? गर्मी अधिक लगेगी। तो छाता कौन सा अच्छा होना चाहिए? छाता कौन सा अच्छा होना चाहिए? आप कहेंगे छाते का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऊपर व्हाइट और उसके नीचे का कपड़ा ब्लैक, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। छाता अच्छा कौन सा माना जाएगा? कि ऊपर की तरफ को क्या हो? व्हाइट, और नीचे की तरफ ब्लैक। मान लो ये ब्लैक कर दो और ऊपर की तरफ क्या कर दो? व्हाइट कर दो, तो पहले पड़ेगी इस पर तो रिफ्लेक्ट होगी, जो बचे उचेगा ये रोक लेगा ऊपर ऐसे ही, तो आपको बचा लेगा। तो कॉम्बिनेशन ये अच्छा होता है। तो वो साइंस भी आप सीख गए कि नहीं सीख गए? तो इसीलिए ये दो सब फार्मूले जानते रहिएगा, इस पर बेस्ड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जब आप परावर्तिता को समझ गए कि क्या है, परावर्तिता का मतलब सूर्य से आने वाली ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी लेती ही नहीं है, ज्यों का त्यों वापस कर देती है, दैट इज रिफ्लेक्टिविटी। अब इसी रिफ्लेक्टिविटी को आधार बना करके हमको सीखना है परावर्तिता गुणांक। क्या सीखना है? परावर्तिता गुणांक। अब ये क्या होता है? कॉफिशिएंसी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में एल्विडो। अब ये एल्विडो होता क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में प्रश्न भी आते हैं यहां से। एल्विडो या परावर्तिता गुणांक क्या है दोस्तों, इसको समझो। फार्मूला इसका देख लो, लिखा हुआ है कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊर्जा,
परावर्तित का मतलब किस कौन सी परावर्तित? जाहिर सी बात है कि जैसे आया है वैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में अपान पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त हो रही है, इंसुलेशन जो हो रहा है, इंटू 100 जब करते हैं तब ये बन जाता है परसेंटेज में निकल जाएगा। तो एल्बिडो का फार्मूला क्या है कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊर्जा बटे पृथ्वी को प्राप्त कुल ऊर्जा इंटू 100 कर दीजिए तो वो निकल के आ जाएगा एल्बिडो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के द्वारा परावर्तन 20 है और प्राप्त जितना होगा उसको हम 100 मान लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20% क्या हो गया? एल्बिडो हो गया। एल्बिडो कितना हो गया? 20%, यानी 20% जो पृथ्वी लेती ही नहीं है, दैट इज एल्बिडो। इसी प्रकार से आप देखो ध्यान से, यहां पर देखो बना हुआ है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। इस सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त हो रही है कितना? 100 इकाई। तो यहां पर नीचे क्या लिख देंगे हम? कुल प्राप्त हो रहा है 100। पृथ्वी से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये भी शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ये भी शॉर्ट वेव रेडिएशन है, यानी जैसे आया वैसे लौट गया। कितना? 35 यूनिट, 35 यूनिट। 35 इकाई जो गया है, परावर्तन कहाँ रख देंगे हम? ऊपर रख देंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 35%, यानी 35% जो है वो एल्बिडो होता है। यानी पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त आती है टोटल 100%, जिसको हम क्या कहते हैं? सौरिक स्थिरांक कहते हैं। लेकिन इसमें से 35 क्या होता है कि ज्यों का त्यों लौट जाता है, उससे तापमान से कोई लेना देना नहीं है। तो पृथ्वी का कितना एल्बिडो है? आप कहेंगे 35% लिख दीजिए, और चाहे आप 35 इकाई लिखिए, बात एक ही हो जाएगा। इकाई लिखेंगे थोड़ा समझना आपके लिए आसान रहेगा। यानी 35 इकाई या 35% एल्बिडो है। यानी पृथ्वी को कितना प्राप्त होती है, इंसोलेशन कितना है, तो आप कहेंगे 65% या 65 यूनिट होता है। बात समझ में आ रही? तो क्या है ये फार्मूला? एल्बिडो का मतलब ये है कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊर्जा बटे पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा इंटू 100 जब करेंगे तो एल्बिडो निकल करके आएगा। अब देखो ध्यान से, जो ये 35 एल्बिडो है पृथ्वी का, ध्यान सुनिएगा, ये जो 35 एल्बिडो है यानी परावर्तन जो है वो 35 होता है। कितना? जितना आया उतना चला गया। यहां पर थोड़ा एक चीज और समझ लीजिएगा, एक चीज और समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कह सकते हैं कि एल्बिडो का तापमान के साथ, ये सब फार्मूले हैं, इनको आप याद रखिएगा, तापमान के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि एल्बिडो अगर बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, और एल्बिडो अगर घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। ना मानो तो करके देख लो, ना मानो तो करके देख लो, मानोगे तो है नहीं। हमने क्या कहा कि पृथ्वी के द्वारा कितना परावर्तन हुआ है? 35, और कितना प्राप्त हुआ? 100 इंटू 100 किया तो 35% आ गया। अब हमने कहा कि एल्बिडो को बढ़ा दो, 35% चला गया है तो 65% मिला ना पृथ्वी को। गर्म जो पृथ्वी होगी वो कितने से होगी? 65 से होगी ना। अब इसको घटाओ या बढ़ाओ, जो भी कर लो। मान लो एल्बिडो हमने बढ़ा दिया, एल्बिडो को बढ़ा दिया, हम इसकी जगह पर क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 40, 40 वापस चला गया, बटे हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया, इंटू 100। तो कितना निकल के आ गया? एल्बिडो कितना हो गया? 40%। तो पृथ्वी को कितना प्राप्त होगा? आप कहेंगे 60%। तो 60% से ज्यादा गर्म होगा या 65 से होगा? तो आप कहेंगे 65 से होगा। लेकिन अगर इसको हम कह दें कि एल्बिडो 30 है, बटे 100 कर दिया, यानी परावर्तिता 30 है, इंटू 100, तो कितना आ गया? 30% आ गया। अब 30% जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्ति कितनी हो रही है? 70 हो रही है। यानी एल्बिडो अगर क्या हुआ? घट गया, एल्बिडो घटा तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, 70 की प्राप्ति हुई। और अगर एल्बिडो बढ़ा,
एल्बिडो देखो बढ़ा, हमने बढ़ा दिया, 40% हो गया, तो प्राप्ति 60 की होगी, तो तापमान घटेगा। तो एल्बिडो बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, एल्बिडो घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, ये फार्मूला बहुत काम का है। अब देखो ध्यान से, जो ये 35 एल्बिडो होता है, 35 इकाई, इस 35 इकाई में, या हम कह सकते हैं कि जो परावर्तन होता है, पृथ्वी कितना करता है, आप कहेंगे 35 कर देता है, 35 इकाई वापस कर देता है, जैसे आता है वैसे 100 में से। अब 100 में 35 वापस होता है, तो ये परावर्तित जो है या एल्बिडो जो है, ये इस एल्बिडो को देखिए कैसे कैसे परावर्तन होता है मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से, इसमें 35 में जो 33 इकाई है, 33 इकाई यूनिट, ये होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। कैसे होता है समझाते हैं। और 2 इकाई जो है, 2 यूनिट, पृथ्वी की सतह के द्वारा, सरफेस ऑफ अर्थ के द्वारा, अर्थ सरफेस जो है वो भी 2 इकाई रिफ्लेक्ट करता है। इस वायुमंडल में जो 33 इकाई है, इस 33 इकाई में से जलवाष्प या बादल के द्वारा 27 इकाई का परावर्तन होता है। वायुमंडल कहाँ है, जलवाष्प कहाँ है, वायुमंडल में ही तो होगा ना, बादल कहाँ होगा, वायुमंडल में ही तो होगा ना, वो तो उसी का पार्ट है। तो हम कहेंगे कि इस 33 जो वायुमंडल से हो रहा है, इसमें से 27 का परावर्तन होता है बादल या जलवाष्प के द्वारा, और जो 6 यूनिट है ये धूल कणों के द्वारा, डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा परावर्तन होता है। जो धूल कण है वायुमंडल में, उससे भी 6 इकाई या 6 यूनिट का होता है। तो 33 ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी कुल कितना है, 35 इकाई। तो 35 इकाई पृथ्वी लेती ही नहीं है, जो का त्यों वापस कर देती है, परावर्तित कर देती है। एल्बिडो कितना है, 35। इसमें 33 वायुमंडल द्वारा, जिसमें से 27 जलवाष्प, वाटर वाइपर या बादल के द्वारा, और 6 धूलकण जो वायुमंडल में है उनके द्वारा, और 2 हमारी पृथ्वी की सतह। कैसे करती है समझने की कोशिश कीजिए, देखो ध्यान से। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लो, ये अर्थ मान लो, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में दोस्तों आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, देखो ध्यान से। इसमें एक तो जलवाष्प होता है, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, हम इसे समझाने के लिए बना दे रहे हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। और पृथ्वी की सतह पर मान लो पर्वत है या ध्रुवीय क्षेत्र है, इस पर क्या जमी होती है, इस पर जमी होती है बर्फ। चोटियों पर देखो आइस कैप है कि नहीं है, इस तरह से बर्फ जमी हुई है। तो ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये जलवाष्प, ये बादल हो गया, ये धूलकण हो गया। अब जब पृथ्वी से, जब सूर्य से ऊर्जा आती है, मान लो ये सूर्य है, अब यहां से जब रेडिएशन होगा दोस्तों, देखो कैसे होगा, ये ऐसे आएगी और जैसे ही जलवाष्प पर पड़ेगी तो ये क्या करेगी, ऐसे ही इसको लौटा देगी। इसी प्रकार से डस्ट पार्टिकल पर जब पड़ेगा तो ये भी क्या करेगा, ऐसे लौटा देगा। पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचती है किरणें, जो बर्फ पर पड़ती हैं, वो भी चिकनी सतह होती है, कलर हल्का होता है, तो ये भी क्या होती है, परावर्तित होता है। इससे कितना होता है, 2 यूनिट, 2 इकाई पृथ्वी की सतह हो गया। डस्ट पार्टिकल से 6 यूनिट होता है, और जो बादल या जलवाष्प है इनसे 27 यूनिट होता है। तो कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया, 35 यूनिट हो गया ना। तो ये है परावर्तन, और ये कितना आया है, आप कहेंगे 100 यूनिट। तो रिसीव कितना होगा, बाकी कितना बचेगा, 65 इकाई। तो जब इस पर पड़ता है, जलवाष्प क्या है, एकदम चिकना, बादल क्या है, एकदम व्हाइट होता है, चिकना होता है, उस पर जैसे किरण पड़ती है, क्या है वो, पानी का गुच्छा ही तो, क्रिस्टल्स का गुच्छा ही तो होता है। उस पर जब रेस पड़ती है, ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट हो जाती है। धूल कण जो घूम रहे हैं ना, उस पर जब संदेश पड़ती है तो प्रकिरण, स्कैटरिंग होती है ना, प्रकीर्णन जिसको कहते हैं आप, स्कैटरिंग होता है, और वो भी क्या है, परावर्तन ही करती है। तो वो भी 6 इकाई कर देती हैं। और सतह जो हमारी सरफेस है, जो पूरी दुनिया में जो बर्फ जमी हुई है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है और चिकना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे परावर्तन ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से,
हम कह सकते हैं कि एक गोरा आदमी है और एक काला आदमी है। तो काला आदमी जो होगा उसको बाहर धूप में निकलेगा तो उसको गर्मी अधिक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व ज्यादा कर लेगा, और जो गोरा आदमी है वो ऑब्जर्व कम करेगा। ठीक है ना? आप देखिए जो गंजे हैं, टकले लोग, इनके सर में एक भी बाल नहीं है, और उनकी फतह एकदम चिकनी है कि नहीं है? सनरेज पड़ेगी तो पड़ के क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जिनके हैं उनको भी दिक्कत, उनको दिक्कत क्या? बाल हैं, और अगर काले बाल हैं तो ऑब्जर्व करेगा, गर्मी गर्मी लगेगा। तो इससे अच्छा है क्या, इसका बीच का रास्ता क्या निकालें? जो बाल है अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इन फ्यूचर में रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो बाल सफ़ेद रखो, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अब इसका हाई नहीं तो क्या करे? वो सफ़ेद टोपी पहन ले, काली टोपी मत पहन लीजिएगा। समझ गए मेरी बात को? वीर सिंह कह रहे हैं बट सर वापस तो लॉन्ग वेव एडिशन में जाता है। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, पूरी रामायण खत्म हो गई तब कह रहे हैं सीता कौन थी। इतनी बार कह रहे हैं कि जब निष्कासन का मतलब, निष्कासन होता है लॉन्ग वेव एडिशन में, निष्कासन का मतलब क्या? सोख लो, पहले ले लो। अब लोगे कितना? 65 लेगा ना, 35। तो जैसा कहा हमने कहा शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आया है, और शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में ही जैसे सतह पर पड़ा चिकने पे वो लौट गया जैसे कते से, पृथ्वी ने उसको लिया ही नहीं। दैट इज परावर्तन। और निष्कासन होता है, निष्कासन का मतलब कि पहले ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा, तापमान बढ़ाएगा, फिर वो धीरे धीरे रिलीज करेगा। समझ में आई बात? तो ये अंतर है दोनों में। अब देखो ध्यान से, तो इस तरह से ये 35 का तो हो गया भैया खेल, किसके में? एल्बिडो में। यही है एल्बिडो। अब आगे बढ़िए, अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें और प्रश्न आपसे पूछ ही ले तो आप समझिएगा इसको कि क्या है, कैसे है। देखो 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। यहाँ पर ये तालाब या कुछ झील जैसा है, ये बढ़िया ओशन है, एकदम क्लीन जल है यहाँ पर। और ये देखो ग्लेशियर है जहाँ बर्फ जमी हुई है। तो इस गंदे पानी से इधर ग्लेशियर की तरफ हम बढ़ें, तो अब आप कमेंट करके बताओ कि एल्बिडो घटेगा कि एल्बिडो बढ़ेगा? बताओ क्या होगा? एल्बिडो बढ़ेगा, परावर्तता बढ़ेगी, घटेगी? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा? अगर इस गंदे पानी, थोड़ा और साफ पानी, यहाँ पे एकदम स्वच्छ है, एकदम ग्लेशियर है, तो एल्बिडो घटेगा कि बढ़ेगा? वेरी गुड, एल्बिडो बढ़ेगा। क्योंकि जितना ही नीचे जा रहे हो सतह एकदम चिकनी हो रही है, एकदम कलर व्हाइट होता जा रहा है। तो जैसे सतह चिकनी होती जाएगी, कलर व्हाइट होता जाएगा, तो परावर्तता बढ़ती चली जाएगी। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। 3 दे देगा, कहेगा तालाब, झील और कह देगा ग्लेशियर। इनमें परावर्तता किसकी अधिक होगी? या सीक्वेंस में लगाने को आ जाएगा तो आप कहेंगे ठीक है लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर कलर दे दे तो क्या करेंगे आप? ये देखो, एक ये कलर है, एक ये कलर है, ये कलर है, नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रंग का हल्कापन बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप कहेंगे रंग गाढ़ा होता चला जा रहा है, डार्कनेस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बताओ जरा तो? एल्बिडो नीचे की ओर जाइए, इस कलर को देखो, ये कलर देखो, ये कलर देखो, सीक्वेंस में लगाओ, तो एल्बिडो बढ़ेगा कि घटेगा? एल्बिडो घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ। एल्बिडो बढ़ेगा काले में? वाह भाई, एल्बिडो घटेगा। एल्बिडो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, सोखेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो घटेगा। और इधर उल्टा इधर की ओर जाओ तो एल्बिडो बढ़ेगा। ठीक है ना? चलो आप बताओ, आगे बताओ। चलो अगर सब लोग पकड़ लिए हो तो चलो हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। इधर बताओ, एक ऐसा वनस्पति क्षेत्र है जहां पर चौड़ी पत्ती है। देखो पत्तियां क्या है? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। यहाँ पर थोड़ा पतली वृक्ष, पतली पत्ती वाले वृक्ष हैं। और यहाँ पर एक कटीली है, यहाँ कांटा जैसा है, यहाँ वृक्ष जैसा कुछ नहीं, कांटा जैसा दिख रहा है, मालूम मरुस्थलीय क्षेत्र में है। और इधर से इधर की ओर जाए तो एल्बिडो क्या होगा? एल्बिडो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ, एल्बिडो घटेगा या बढ़ेगा?
सोचो मन में। खा गए ना धोखा, धोखा खा गए ना। हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। चलो ठीक है। एल्बिडो बढ़ेगा, एल्बिडो बढ़ेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि चौड़ी पत्ती है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, नहीं, चौड़ी पत्ती है तो ऑब्जर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि चौड़ी पत्तियों वालों को प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है ज्यादा, और प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करने के लिए उनको ज्यादा सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वो ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे आप कटीली वनस्पति की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे उनको सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण घटता जाएगा, इसलिए वो परावर्तकता बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब आप दुनिया में जितना भी एग्जाम्पल सोच पाइएगा उतना सोच लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय आदमी है, एक भारतीय इंसान है, और एक मान लो यूरोपियन है, यूरोपियन है, और एक मान लो अफ्रीकी मूल का है या कांगो का आदमी है, अब बताओ एल्बिडो घटेगा कि बढ़ेगा? एल्बिडो घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा इसमें? तो अल्बिडो क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये ज्यादा सोखेगा क्योंकि एकदम ब्लैक है, भारतीय मिला जुला है और यूरोपियन एकदम गोरा है। तो ऐसे जो भी मन में आए, अब भूगोल कमरे में बैठ के सीखने वाली चीज नहीं है, बाहर निकलो, इसके एग्जाम्पल ढूंढो जहां दिख रहे हो। यार शर्मा जी का घर तो बड़ा डार्क कलर का है, गर्मी लगेगी इनको, तो थोड़ा हल्का पीला देखोगे यार, इनका पीला है कुछ कम रहेगा। फिर व्हाइट वाला देखोगे, अच्छा तिवारी जी का तो थोड़ा सा ठीक है, व्हाइट है, ये तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ऐसे सोचोगे तब ज्योग्राफी सीखो। मैंने ऐसे ही सीखा है ज्योग्राफी मेरे भाई, बहुत ज्यादा हमने रटा पटा नहीं है, व्यवहारिक सीखा है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है व्यवहारिकता में, तो आ गया। ऐसे सीखो ज्योग्राफी, तब आएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप आगे देखो। एक इसी पर बेस्ड है, एल्बिडो पर बेस्ड एक टॉपिक है, और देखो किसे जादू होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है सीखो। देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है दैनिक तापांतर, डेली ड्यूरनल का मतलब क्या होता है, इसको समझने लगा। ये एल्बिडो पर बेस्ड टॉपिक है और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत अच्छा है, और अभी आपसे बहुत टेस्ट हम लेंगे, इस पे टेस्ट होगा, सबको क्वेश्चन बताना होगा, आंसर सबको रेडी रहिएगा, आंसर देना है सबको। देखो दिन का समय है, एक एक चीजें बढ़ती जा रही हैं इसमें। अब अभी रेडिएशन चल रहा है, दिन का समय है। अब दिन का समय ये क्या है, ये हमने ले लिया है दोस्तों स्थलीय सतह, ये स्थलीय सतह है, और ये क्या है, आप कहेंगे ये जलीय सतह है, ये समुद्र है। तो ये मान लो महासागर है, और इधर मान लो ये स्थल है, जलीय सतह है। अब यहां पर क्या होगा, सूर्य से किरणें आ रही हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, और इधर भाई जल पर भी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि जल पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अब कभी जिंदगी में भूलिएगा मत। तो दैनिक तापांतर से आशय यह है कि स्थलीय सतह पर भी ऊर्जा आ रही है उतनी ही, और जलीय सतह पर भी उतनी आ रही है। लेकिन स्थलीय सतह पर आप देख रहे हैं कि कोई भी बैरियर नहीं दिख रहा है, एक आइडियल कंडीशन मान के पढ़ा जाता है भूगोल हमेशा, कल्पना में मत जीना। ध्यान सुनो, स्थलीय सतह पर कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सीधे सूर्य की किरण सतह पर पहुंच रही है। हम केवल तुलना कर रहे हैं जल और स्थल की। लेकिन जलीय क्षेत्र में क्या होगा कि जल है तो जल गर्म होगा, वाष्पीकरण होगा, तो वहां का जो वायुमंडल होगा उसमें क्या होगा, उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होगी, या आप कहेंगे हमेशा बादल छाए रहते हैं, हमेशा बादल छाए रहते हैं, जलवाष्प बना रहता है। देखो जहां जल है वहां पर बादल या जलवाष्प है।
यहाँ पर जलवाष्प अधिक है। स्थल पर पानी है ही नहीं, पानी से ही तो जलवाष्प बनेगा, यहाँ जलवाष्प है नहीं, बादल है नहीं, तो क्या होगा कि यहाँ पर तो सीधे चली आएगी सौर ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर जब आएगी तो इस पर पड़ने के बाद कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, परावर्तित भी तो होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होगा तो इसको कम प्राप्ति होगी, जल को क्या होगा, कम प्राप्ति होगी, और जल को कम प्राप्ति होगी तो आप देखेंगे कि जल का तापमान दिन में अगर बहुत हो जाएगा तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, पानी इतना गर्म हुआ। लेकिन स्थल में कोई रोक टोक नहीं, पता चले कि दिन का तापमान हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन का तापमान क्या हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसको इंसोलेशन की प्राप्ति कम हो रही है। अभी हमने कहा था कि 27 इकाई कितना, 27 इकाई जलवाष्प या बादल के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, एल्बिडो कर दिया जाता है। तो यहां जलवाष्प है या नहीं है, जलवाष्प है तो परावर्तित होगी, तो यहां कम प्राप्ति होगी, तो यहां तापमान दिन भर में बहुत होगा पानी का। अच्छा, पानी क्या है, इसके एक अभी बताएंगे, विशिष्ट ऊष्मा, पानी की चालकता है ना, और पानी की पारदर्शिता, ये तीनों भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इसको आगे सीखेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ परावर्तन अधिक होगा क्योंकि यहाँ वायुमंडल में जलवाष्प बहुत अधिक होगा, तो परावर्तन होगा तो यहाँ धीरे धीरे गर्म होगा, जल क्या होगा, स्लोली गर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा, तेजी से गर्म होगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्थल पर जो है ये रेट ऑफ हीटिंग अधिक होगा, ऊष्मन का दर अधिक होगा, और यहां पर रेट ऑफ हीटिंग क्या होगा, कम होगा। जल धीरे धीरे गर्म होगा, स्थल तेजी से गर्म होगा। तो दिन का तापमान में कितना अंतर दिख रहा है, देखो लगभग 20-18 डिग्री का अंतर आ गया जल और स्थल की सतह में। अब दूसरी बात समझिए, ये दिन की कहानी है, जब सूर्य की ऊर्जा आ रही है। रात की कहानी समझो, रात हो गई, जब रात हो गई तो यहां पर देखो जितना आया है उतना लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाएगा भी। देखो अब निष्कासन हो रहा है, परावर्तन नहीं, निष्कासन हो रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होगा परावर्तन। तो जब स्थल पर देखेंगे, स्थल पर कोई जाने से भी इसको रोकने वाला नहीं है, तो जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, रेट ऑफ कूलिंग यानी शीतलन का दर अधिक होगा, बहुत तेजी से ठंडा होगा स्थल। यहीं पर जब यहां से लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएगा, समुद्र से जब निकलेगा रात में, तो बादल क्या है, आप कहेंगे ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस का काम करेगी, और इसको बाहर जाने से क्या करेगा, रोकेगा, तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहां पर रेट ऑफ कूलिंग शीतलन का दर कम होगा। यहां पर ऊष्मन का दर भी कम है और शीतलन का दर भी कम है, यानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। और यहाँ ऊष्मन का दर भी बहुत अधिक है, दिन में बहुत तेजी से गर्म होगा और रात में बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पता चला कि ये बहुत ठंडा हुआ तो ये 20 डिग्री तक होगा, 1-2 डिग्री का अंतर आता है, और ये ठंडा होकर के भोर में 15 डिग्री पहुंच गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है। भारत के संदर्भ में अगर सोचना है तो आप सोचो, अप्रैल का महीना ऐसा होता है भारत में जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है। मानसून के समय मत सोच लीजिएगा, बताते हैं आपको। अप्रैल में क्या होता है, आप जो गांव के लोग होंगे, जो गांव में रहते होंगे, उनको बेहतर पता होगा। बाहर गर्मी इतनी भयानक होगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अप्रैल में रहा होगा। लेकिन जब सोते होंगे छत पर या बाहर द्वार पे कहीं भी सोते होंगे, कमरे में नहीं, बाहर सोते होंगे, तो भोर होते होते आपको कंबल ओढ़ना पड़ता होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दिन में तो बहुत तेजी से हीटिंग हुआ और रात में बहुत तेजी से क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस समय हमारे अप्रैल के महीने में जलवाष्प नहीं है। वही जुलाई में देखिए, जब मानसून आ जाता है तो उसमें बादल बने रहते हैं वायुमंडल में कि नहीं, तो दिन में जितना भी तापमान हुआ रात में भी उतने बना रहेगा, क्योंकि रात में जब पृथ्वी निकालती है तो बादल उसको जाने से रोक लेते हैं और रात भी गर्म रहती है, जैसा दिन वैसा रात।
जलवाष्प का इतना बड़ा खेल है, ये समझ लो। तो अब आप बताइए, हमने कहा कि समुद्र का तापमान जैसे था वैसे है, लेकिन स्थल में क्या हुआ, दिन में कितना था 40 डिग्री और सुबह कितना हो गया 15 डिग्री। तो अंदर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 25 का अंतर आ गया। 25 का अंतर नहीं, तापांतर, 24 घंटे की तापमान में अंतर कहां पर देखने को मिला, स्थल पर देखने को मिला, जल पे बहुत कम मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर जाने पर, ये मान लो स्थल है और स्थल का ये मिड पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट बीचों बीच है ये स्थल का। तो जल से स्थल की ओर जाने पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, आप कहेंगे बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट थ्योरी, यानी स्थलीय प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जल की प्राप्ति कम होगी, वाष्पीकरण कम होगा, तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में घटेगी, और जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में घटने के कारण तेजी से हीटिंग होगा और तेजी से कूलिंग होगा, तो दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक होता चला जाएगा। तो जलीय सतह से दूर जाने पर दैनिक तापांतर में वृद्धि होती है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को कहां से कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट आया एल्बिडो से। एल्बिडो में आपने क्या सीखा था, जलवाष्प के बारे में जाना था कि जलवाष्प का रिएक्शन क्या क्या होता है, परावर्तन भी होता है और वो ग्रीन हाउस गैस का काम भी करता है, जाने से रोकता भी है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, प्रश्न कैसे पूछेगा, यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है वो कैसे डिजाइन करेगा, ध्यान दीजिएगा। टीसीएस तो खैर नहीं, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं टीसीएस का भी, यूपीएससी कैसे डिजाइन करेगा। ये वर्ल्ड का मैप देखो आप, 4 स्थान दे देगा, 4 स्थान दे देगा और कहेगा 4 स्थानों को, अच्छा देखो ध्यान से, 4 स्थान दे देगा। मान लो एक दे दिया न्यूयॉर्क, है ना, एक दे दिया न्यूयॉर्क, दूसरा दे दिया साओ पोलो, है ना, तीसरा दे दिया, तीसरा मान लो शिकागो दे दिया, शिकागो दे दिया, और चौथा मान लो कि रिचमंड दे दिया। अभी 4 स्थान दे दिया, या कोई भी स्थान आप ले लो अपने मन में, कहेगा बताइए कि इसमें से किस शहर का दैनिक तापांतर सबसे कम होगा, दैनिक तापांतर सबसे कम होगा, दैनिक तापांतर सबसे कम किस में होगा। तो कोई अगर मैपिंग आपका स्ट्रांग है, कैसे कहते हैं कि मैपिंग अच्छा पढ़ाते, मैपिंग अच्छा पढ़ाना ना पढ़ाना डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई कैसे होगा उस मैप का। अब देखो खेल शुरू हो जाएगा यहीं पर। इन स्थान को देखो, इमेजिन करो कहां पर है, वर्ल्ड के मैप पे चले जाओ, और वर्ल्ड के मैप पे जाओगे तो यहां पर आपको तट पर एकदम मिलेगा क्या, न्यूयॉर्क सिटी मिल जाएगा, नहीं। इसी प्रकार से शिकागो कहां पर, तो मिशिगन झील के किनारे यहां पर मिलेगा, अंदर हो गया। इसी प्रकार से अगर साओ पोलो की बात करें कि थोड़ा सा अंदर है ब्राजील में, यहां पर थोड़ा सा तट से करीब ही है लेकिन बहुत अंदर नहीं है, साओ पोलो मिल गया। और साओ पोलो के बाद और क्या लिखा है आपने, और क्या है, रिचमंड। तो रिचमंड भी नॉर्थ अमेरिका में यहां पर है, यहां पर मान लो रिचमंड है ये। अब ये 4 स्थान हो गया। अब सबसे कम दैनिक तापांतर कहां होगा, तो आप आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, कहां पर होगा, कहां पर होगा। आप कहेंगे सबसे किनारे है, एकदम समुद्र के किनारे है, कौन, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क का दैनिक तापांतर सबसे कम होगा, जैसा दिन वैसा रात, क्योंकि वहां जलवाष्प बहुत होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 स्थान ले लो, एक है मान लो तिरुवनंतपुरम, पुरम, एक स्थान मान लो दे दिया बेंगलुरु, एक स्थान दे दिया भोपाल, और एक स्थान दे दिया दिल्ली।
एक स्थान दिल्ली। अब बताइए सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा, सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा। अब आप सोच करके आंसर दीजिए इसका कि सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा। तो इनकी लोकेशन पर चले जाइए, देखिए कहाँ कहाँ पर लोकेशन है इनकी। यहाँ पर देखिए भारत के मैप में देखिए तिरुवनंतपुरम यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेंगलुरु कहाँ पर है, तो यहाँ पर बेंगलुरु है, देखो यहाँ तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर बेंगलुरु है, और भोपाल यहाँ पर है, और दिल्ली कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दिल्ली है। अब बताओ समुद्र से सबसे अधिक दूर कौन है, सबसे अधिक दूर है दिल्ली। तो सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा, दिल्ली का होगा। सबसे कम दैनिक तापांतर कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम का होगा। ये आंसर कहाँ से मिल रहा है, ये आंसर मिल रहा है कॉन्सेप्ट को मैप पर अप्लाई करने से। ऐसे पढ़ा जाता है किताबों से, इसीलिए समझ में भूगोल नहीं आता है। अब आपको अगर मैपिंग आता है तो आपसे हजारों क्वेश्चन पूछ ले, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैप आता है तो हम फटाफट क्या कर देंगे, स्थानों को मेंटेन कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से खूब प्रैक्टिस करिएगा, मैप को देखिएगा, स्थानों को बैठाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लूं, सिंपल सा पूछ लूं, चलो पूछ ही लेते हैं। प्रयागराज और लखनऊ, लखनऊ, इन दोनों शहर में अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, दैनिक तापांतर कहां कम होगा, दैनिक तापांतर कहां कम होगा, इन दोनों शहरों में बताओ। तो हम जाने कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने पूछा दैनिक तापांतर कहां कम होगा, अरे महाराज कॉन्सेप्ट लगाओ, पानी सोचो, पानी। तो पानी प्रयागराज में अधिक है कि लखनऊ में अधिक है, लोकेशन देखने लगे क्या। अरे पानी देखो, गंगा यमुना यहां पर भरी पड़ी भैया, गंगा यमुना यहां है, यहां एक तो नाला है वो गोमती, उससे क्या होगा। तो जलवाष्प की मात्रा इलाहाबाद में अधिक रहेगी, लखनऊ में कम रहेगी। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखने को देख जाएंगे तो प्रयागराज में दैनिक तापांतर कम होगा और लखनऊ में दैनिक तापांतर अधिक होगा। दिन अधिक गर्म, रात भी, रात थोड़ा ठंडी हो जाएगी। समझ में आया। तो पानी सोचना है बस, ये दैनिक तापांतर का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ो, आगे देखेंगे चालन। तो ये आप परिचित हैं पहले से, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि चल रही है, तो उसमें एक हो गया रेडिएशन, अब एक देखो चालन। चालन का क्या है, सिंपल सी बात है। चालन होता क्या है, तो हम अगर कहें कि देखो ध्यान से, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तब उसको क्या कहते हैं हम, चालन कहते हैं। देखो यहां पर इधर आग जल रही है, ये कण हैं सारे, कोई पार्टिकल सब अपनी जगह पर फिक्स हैं, ये कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन हीट धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। इधर हॉट बॉडी, इधर कूल बॉडी है, तो ये जो हॉटनेस है धीरे धीरे संपर्क में होने के कारण इधर चला जाएगा, यानी कण विस्थापित नहीं होंगे। जैसे ये हैंडल देखो, हैंडल के कण थोड़ी यहाँ टूट के जा रहे हैं, पानी यहाँ गर्म हो रहा है, लेकिन ये हैंडल इससे संपर्क में है तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। तो ये संपर्क विधि के द्वारा, तो जब संपर्क विधि के द्वारा कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तब उसको हम चालन विधि कहते हैं। इनको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ेंगे आगे जब ऊष्मा बजट, तो वहां पर इनका काम पड़ेगा। ठीक है, तो चालन ये होता है।
अब अगर हम समझे संवहन क्या होता है, तो ये भी हमने आपको बताया था। संवहन क्या होता है कि इसमें कणों का या कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो तो उसको हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। मतलब इसका क्या है, अगर आप पानी गर्म करिए, देखो ध्यान से, तो पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, नीचे के जो कण हैं वो गर्म होकर के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं। और हल्के जो जो ऊपर वाले कण हैं तो ठंडे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो इसमें कणों का विस्थापन कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से, ये वार्म मॉलिक्यूल हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ये कूल मॉलिक्यूल हैं जो अणु हैं वो नीचे की ओर आ रहे हैं। और धीरे धीरे पानी क्या होगा, पूरे बर्तन में हीट फैल जाएगी। तो हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से जब होता है तब उसको हम कहते हैं संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ो। एक होता है अभिवहन। तो अभिवहन और संवहन में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा ही है। बस क्या है, इसमें हम कहेंगे कणों के क्षैतिज विस्थापन द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, दैट इज एडवेक्शन, हिंदी में कहेंगे अभिवहन। तो देखो ध्यान से, ये हीट है और कणों का विस्थापन किधर हो रहा है, क्षैतिज हो रहा है, इधर की ओर जा रहे हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, अभिवहन। तो एक प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसको हम क्षैतिज संवहन भी कहते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, बस इसमें क्षैतिज होगा, संवहन में ऊर्ध्वाधर होगा, तो एक ही जैसा है। तो ये 4 विधियां हैं। अब इनको समझने के बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, या इसी को अप्लाई कर दीजिए। इसको अप्लाई करिए, अभिवहन को अप्लाई करिए। ये क्या, ये हेडिंग काट दो, ये हेडिंग नहीं है यहाँ पर। देखो अब देखो, एक एक चीजें जुड़ रही हैं, ध्यान से सुनो। अगर वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो, जैसे मान लो कि हमने कहा ये सरफेस है और वायु का ऊपर की ओर ऐसे आरोहण हो, ऊपर की ओर आरोहण हो, तो ऊपर जा रहा है मतलब हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा है। हीट ट्रांसफर तो हर जगह होगा। अगर कोई चीज गतिमान है तो इसका मतलब सारा खेल है कि ऊष्मा को बैलेंस करने का काम हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब वायु का ऊपर की ओर आरोहण होता है या ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है तब उसको हम कहते हैं वायु तरंग, एयर करंट कहते हैं, वायु तरंग कहते हैं। सब जानते जाओ, तभी वर्षा होगी लास्ट में, ये वायु तरंग होगी। इसी प्रकार से अगर हम कहें जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो, जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह इस तरह से हो, इस तरह से जल उछले, इस तरह से जल उछले अगर, तब उसको हम क्या कहते हैं, जल तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा पढ़ेंगे तो वहां जल तरंग पढ़ाएंगे आपको। तो जल तरंग का मतलब जल का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो या प्रवाह हो, तब उसको हम जल तरंग कहते हैं। अब आप बताइए, इन दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, नीचे से ऊष्मा वायु ऊपर लेके जा रही है। जल तरंगे भी क्या करती हैं, पानी जो ऊष्मा है उसको ऊपर की ओर कर देती है। इन्हीं से आप देखेंगे ऊर्जा निकालने की बात हो रही है, तो आगे सीखेंगे सब इसको। तो इसमें कौन सा मेथड होगा, हमने कहा जब ऊर्ध्वाधर होगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में क्या होगा, संवहन विधि होगी। अब देखो, दिमाग खोलते रहना ध्यान से, भूलना नहीं है पीछे की बात। भूलो तो रिवाइज करो, डेली पीछे की क्लास को रिवाइज करके तब हमारी क्लास में बैठा करो क्लाइमेटोलॉजी में, तो समझ में आएगा। और एक बार सब लिंक इंटरलिंक हो गया तो हमसे अच्छा ज्योग्राफी आपको मिलेगा नहीं कहीं। तब आप कहोगे क्या सर, आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी ब्रेक किए, बीच बीच में कूद कूद के देखना शुरू किए, तो भूगोल समझ में नहीं आएगा और हमको आप गाली भी दोगे। सीक्वेंस मेंटेन करना है, पीछे की क्लास को याद रखना है, सब समझते हुए बढ़ना है। देखिए ध्यान से, अब देखो, अगर ये वायु ऊपर उठ रही है, इसमें कौन सा मेथड है, संवहन विधि है कि नहीं है। गुप्त ऊष्मा ऊपर जा रही है, नहीं, ऊपर जाकर के वायु ठंडी होगी, बारिश हो जाएगी, तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा। कुछ खुल रहा है दिमाग। इसी प्रकार से देखो,
अगर हम कहें कि वायु का क्षैतिज प्रवाह हो रहा है, यानी मान लो ऐसे वायु चल रही है, ये वायु है, वायु का क्या है, क्षैतिज प्रवाह हो रहा है। तो क्षैतिज शब्द आते ही वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण तो हो रहा है। मान लो इधर की ओर क्या है, हाई प्रेशर है, इधर की ओर हमने कहा लो प्रेशर है, तो मतलब तापमान इधर अधिक है इधर कम है, तो कम मेंटेन करने के लिए वायु इधर आ रही है, ले करके इधर से ऊष्मा उधर की ओर जाएगी। तो जब वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है तब उसको हम विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन। वहीं पर जल का अगर क्षैतिज प्रवाह हो, इस तरह से जल अगर बहता जा रहा है, ये जल इस तरह से बहता हुआ जा रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं, जलधारा कहते हैं। ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे आप। तो आज से आप समझ गए कि जलधारा अगर चल रही है तो उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है किस मेथड से, आप कहेंगे अभिवहन विधि से। या जब हवा चलती है तो इसमें कौन सा मेथड होता है, आप कहेंगे अभिवहन होता है। तो पवन अगर चल रही है तो उसमें अभिवहन मेथड, जलधारा है तो अभिवहन मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। वहीं पर वायु ऊपर उठ रही है तो संवहन विधि, जल ऊपर उठ रहा है तो संवहन विधि के द्वारा। तो ये सब शब्दों से आप परिचित होते रहिए और सीखते जाइए। अब आगे बढ़िए। हीट बजट है और हीट बजट को बहुत ध्यान से समझना है। तो टाइम है, दस मिनट लगेगा, पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो। अब क्या है, ये इन सभी बातों को लेकर के हमें देखना होगा ऊष्मा बजट। तो बजट का मतलब क्या होता है, हीट बजट का मतलब होता क्या, हीट बजट का क्या मतलब है, तो हीट बजट का मतलब ये होता है कि जितनी ऊष्मा पृथ्वी से आती है, यानी सूर्यातप की कुल मात्रा जो हमें प्राप्त होती है, और पृथ्वी पर जो उनका ठहराव काल होता है, यानी कुछ देर तक तो ऑब्जर्व होता है ना ठहराव। सूर्यातप की बात हो रहा हूं, अब एल्बिडो को हटा दो वहां से, सूर्यातप की बात हो रही है, जो सूर्यातप का मतलब एल्बिडो माइनस जितना ऊर्जा आई है। तो सूर्यातप की जो मात्रा है वो जो प्राप्त होती है, और जो यहाँ पर ठहराव काल है, ठहराव काल और उसके बाद या उसका जो ह्रास होता है, इनके मध्य में जो संतुलन स्थापित होता है उसको हम कहते हैं हीट बजट। मतलब इसका क्या है कि हम कहेंगे सूर्यातप एवं उसका पृथ्वी पर ठहराव काल अथवा निष्कासन के मध्य संतुलन, बैलेंस को हम क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। जितना पैसा लिए हो उतना पैसा वापस करना होगा, वापस हो गया तो हीट बजट ठीक है, अगर नहीं वापस किया तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ जाओ, गर्मी नौतपा चल रहा है नहीं। तो मतलब यह है कि जो सौरिक ऊर्जा है, या हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे समझ लो, ये मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, जितना आया इसको क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन, और उतना ही चला जाए यानी निष्कासन हो जाए, तब हम कहेंगे, यानी जो पार्थिव विकिरण, इसको क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जब बैलेंस हो जाए, संतुलन, तो उसी को हम कहते हैं हीट बजट। ये कैसे मेंटेन होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझा देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें इनकमिंग की, इनकमिंग क्या, आप मान के चलो कि पृथ्वी से आता है कितना, आप यहां पर लिख लो 100 इकाई, 100 यूनिट आता है, जितना आता है उसको 100 इकाई मान लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं। इसको तो आप पहले से जानते हो। इस 100 में से 35 का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये इंसोलेशन में तो आएगा नहीं। और इसमें मैंने बताया था कि 33 इकाई वायुमंडल के द्वारा, 2 इकाई पृथ्वी की सतह के द्वारा, वायुमंडल में भी जलवाष्प के द्वारा 27 इकाई और धूल कणों के द्वारा 6 इकाई। ये तो आप जानते हैं परावर्तन हो गया।
लेकिन पृथ्वी के द्वारा अवशोषण कितना होता है, तो आप कहेंगे 65 यूनिट होता है। इसी को हमको समझना है, ध्यान से लेना है और फिर उसको वापस भी भेज देना है। ध्यान सुनिएगा, जो ये 65 इकाई बचा जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, अवशोषित कर रही है ना, तापमान बढ़ता है इससे। इसमें से मेरे दोस्तों 14 इकाई, ध्यान सुनिएगा, 14 यूनिट, 14 इकाई कौन अवशोषित करता है? आप कहेंगे हमारा वायुमंडल अवशोषित करता है। 14 कौन सोखता है? वायुमंडल अवशोषित करता है। और बाकी बचा 51 इकाई कौन करता है? तो हमारी पृथ्वी की सतह करती है। ये बात याद रखिएगा। 35 तो चला गया, एल्बिडो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। 65 जो बचा, इसमें से हमारा वायुमंडल कितना लेता है? 14 इकाई। और 51 इकाई कौन? पृथ्वी की सरफेस। सोचो कि जितनी ऊर्जा आती है उसमें से केवल 51% हमारे धरती पर आती है, जमीन पर। आ जाए सब तो क्या होगा? ये देखो, अब इसमें जितना आया है उसको निष्कासन भी करना है। तो पहले आंकड़े देख लो, फिर आपको व्यवहारिक समझाते। 51 पृथ्वी की सतह ने ऑब्जर्व किया है, ध्यान रखिएगा। 51 कितना किया है? कितना किया है पृथ्वी की सतह ने? 51। अब इसमें से निष्कासन करना, सब सोख साख लिया। 14 किसके पास है? 14 हमारे वायुमंडल के पास है, वो भी 14 ले लिया है। और 51 कहाँ आ गया? पृथ्वी की सतह पर आ गया। अब इसको पूरा निकालना है भोर होने तक। कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से। 17 इकाई जो है ये विंडो रेडिएशन है। ये क्या है? विंडो रेडिएशन, मतलब सतह से सीधे बाह्य अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में, अंतरिक्ष में निष्कासित हो जाती है, निष्कासित होती है। और कैसे होगी? तो आप कहेंगे ये भी लॉन्ग वेव रेडिएशन ही तो होगा। अब निकलेगा जितना वो सब लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। वह अंतरिक्ष में सीधे निकल जाती है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 17 इकाई ऐसी ऊर्जा पृथ्वी की सतह निकालती है कि उसको वायुमंडल जाते समय भी नहीं रोक पाता। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसका मतलब थोड़ी कि सब रोक लेंगे, थोड़ा बहुत रोकते हैं ना। तो 17 तो सीधे सीधे निकल जाता है। जैसे मान लो एक कमरा है, अब कमरे में एसी लगा हुआ है, तो उसमें खिड़की दरवाजे होंगे, कहीं ना कहीं रोशनदान कुछ होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो कूलिंग बाहर निकली जाएगी। इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? मान लो ये सरफेस है, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो वायुमंडल का मतलब कोई कांच का घर थोड़ी है कि नहीं निकलेगा। अरे खुला वायुमंडल ही तो है। तो 17 इकाई सीधे आउटर स्पेस में निकल जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं विंडो रेडिएशन, जैसे खिड़की से निकल जाना। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 17 निकलता है विंडो रेडिएशन के फॉर्म में। अब बाकी जितना बचा वो बचा 34 इकाई। अब 34 इकाई का खेल समझो, देखो ध्यान से। 19 इकाई निकलता है संवहन विधि से। कैसे? वाष्पीकरण के द्वारा। जब संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप बन जाती है, तो गुप्त ऊष्मा के रूप में पृथ्वी की सतह निकालती है 19 इकाई। किसके मेथड से? संवहन विधि से। 9 इकाई किस विधि से? चालन विधि से। आप कहेंगे लो, ये कहाँ संपर्क कहाँ दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है संपर्क, आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको लगता है कि इस छत और जमीन के बीच में कुछ भी नहीं है। अरे इसमें डस्ट पार्टिकल है, तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो वो कांटेक्ट में तो है ही है। तो उस कांटेक्ट से भी गर्म होकर के हीट थोड़ा बहुत निकलती है। कितना? 9 इकाई चालन के माध्यम से निकलती है पृथ्वी की सतह से। और 6 इकाई अभिवहन के माध्यम से इधर उधर होती है। अभिवहन का मतलब जब टर्बुलेंस जो होता है, टर्बुलेंस होता है वायु को जो चलती है ना, पवन चलती है, विंड। तो विंड कहीं से चली, मान लो ऐसे कहीं चली, कहीं ऊपर गई, है ना, फिर ये कहीं ऐसे इधर गई, फिर ये नीचे आई। तो जो विंड चल रहा है, वह एयर सर्कुलेशन होता है, तो अभिवहन के माध्यम से भी 6 इकाई पहुंचाई जाती है वायुमंडल में। ये पृथ्वी की सतह निकाल दिया 34 इकाई। अब टोटल कितना हो गया वायुमंडल के पास? तो वायुमंडल के पास था हमारे 14। 14 क्या लिया था? वायुमंडल ने सोखा था ना आते समय, और 34 इधर निकल गया।
इस 17 तो निकल गया विंडो रेडियस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितना पहुंच गया वायुमंडल में? वायुमंडल में टोटल अब पहुंच गया 48, और इसी 48 से वायुमंडल हमारा गर्म होता है, हमको गर्मी लगती है, और इस 48 को हमारा वायुमंडल भोर होते होते तक लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में आउटर स्पेस में निकाल देता है। इतना आया उतना गया, यही है हीट बजट। इसको व्यवहारिक समझने की कोशिश कीजिए। जब देखो कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। यह है इनकमिंग रेडिएशन। ये क्या है? इनकमिंग रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इनकमिंग कैसे है? ये सूर्य महाराज हैं, इस सूर्य महाराज से ऊर्जा आ रही है। कितनी आएगी? सब शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो हम कहेंगे 100 इकाई, 100 यूनिट आया। इसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। हमने कहा इसमें से जब आएगा तो 35 इकाई क्या हो जाएगा? 35 इकाई रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज्यों का त्यों। ध्यान सुनी जाएगा, 35 इकाई ये हो गया एल्बिडो, यानी कि परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो कितना बचा? आप कहेंगे बचा 65। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये 100 आया, तो यहां से इसमें मान लो कि बादल है, डस्ट पार्टिकल है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमी हुई है, जो बताया था अभी हमने आपको। यहां पर पढ़ के ऐसे निकल गया, यहां पर पढ़ के ऐसे निकल गया, यहां पर भी निकल गया। 2 इकाई, 27 इकाई, 6 इकाई, टोटल कितना हो गया? 35 इकाई रिफ्लेक्ट हो गया। तो 100 आया और 35 क्या हो गया? निकल गया। अब बचा कितना? 65। अब देखो ध्यान से, इस 65 में ये है पृथ्वी की सतह, ये सरफेस है, और ये वायुमंडल है। तो जब इसमें से आती है हीट, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारा वायुमंडल जो है कितना रोक लेता है? 14 इकाई। वायुमंडल कितना रोक लेगा? 14 इकाई। बाकी कितना बचा? 51। 51 इकाई कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। और ये कितना है? तो आप कहेंगे 65। 35 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 65 में 14 लिया वायुमंडल, सोख लिया, रोके रखा है, और 51 इकाई पहुंच गया सरफेस पर। तो ये टोटल क्या है? इनकमिंग रेडिएशन है। ये आने की प्रक्रिया हमने आपको समझाई। क्लियर है ये? वहीं पर अगर हम आउटगोइंग देखें, देखो ध्यान से, ये आउटगोइंग देखना है इसमें से। तो आउटगोइंग में क्या करना है? हम पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे वायुमंडल के पास कितनी यूनिट है। हमारा वायुमंडल कितना लिया था? आप कहेंगे 14 इकाई हमारे वायुमंडल के पास ऑलरेडी है। हम कहेंगे, यहां पर लिख देंगे 14 इकाई हमारे वायुमंडल के पास ऑलरेडी है। अब करना कुछ नहीं है, यहां पर देखो, ये देखो फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है 19, 9 और 6। तो वहीं पर लिख दो इसको। यहां पर देखो, हम कहेंगे अब ये हो रहा है वाष्पीकरण। ये क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। या हम कहेंगे ये कौन सा मेथड है? संवहन है कि नहीं है? ये संवहन है। संवहन से कितना जाएगा? अभी ये वायुमंडल में जा रहा है, अभी ये हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में पहुंच गया वाष्पीकरण के द्वारा 19 इकाई। इसके बाद आपका एक है चालन। तो चालन में क्या है? सब ये डस्ट पार्टिकल हैं कि नहीं है? सब डस्ट पार्टिकल सब संपर्क में है। तो संपर्क में है तो यहां से ही उष्मा जाती है। कितनी? तो आप कहेंगे 9 इकाई। तो 9 इकाई जा रही, या ऊपर लिखो, यहां पर देखो प्लस कर देंगे हम 9 इकाई। किसके द्वारा? आप कहेंगे चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। अभिवहन के द्वारा कैसे जाएगा? तो आप कहेंगे वायु जा लेके जा रही है। ये अभिवहन के द्वारा कितना है? प्लस 6 इकाई, यानी अभिवहन। देखो कैसा खेल चल रहा है सब। तो 14 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया, और ये 6 हो गया। अब 51 मिला था, पृथ्वी को कितना मिला था? 51।
जिसमें से हमने क्या करना है, हमें करना है कि 17 तो ऐसे निकाल देना है, कोई रोकने वाला नहीं है, बेरोक टोक चला जाता है आउटर स्पेस में लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, दैट इज विंडो रेडिएशन। विंडो रेडिएशन ये कहाँ चला गया, ये सीधे आउटर स्पेस में चला गया। तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, कितना होगा ये 17 इकाई है। तो जो 34 इकाई बचा 19 9 6 के फॉर्म में, यानी 19 वाष्पीकरण या संवहन विधि से, 9 चालन विधि से, 6 अभिभवन विधि से पहुंच गया। और हमारा वायुमंडल पहले से लेके बैठा है कितना, 14। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 48। यानी अब वायुमंडल के पास कितना हो गया, 48। तो इसी 48 से हमारा वायुमंडल हीट होगा। अब पूरा जो गर्मी होती है दिन भर की, अब इसी से पूरा गर्म होगा। इसीलिए हमने कहा था शुरुआत में कि वायुमंडल हमारा नीचे से गर्म होता है। देखो नीचे से गया है ना, कितना गया है नीचे से, 34 तो नीचे से ही गया है, ऊपर से तो केवल 14 ही लिया था। अब ये 48 पहुंच गया हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में उसका अपना एक ठहराव काल रहेगा, कुछ देर तक ठहरेगा, रोकेगा, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज रोकेंगी उसको, और भोर होते होते ये हमारा वायुमंडल इस हीट को अब क्या करेगा, ये सब लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में आउटर स्पेस में भेज देगा। ये सब लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन द्वि तरंग विकिरण के रूप में जितना लिया था सारा कुछ निकल गया। कहां पर, आप कहेंगे आउटर स्पेस में। जितना आया था उतना चला गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो, दोबारा देखो, सब आएगा। एक और है काउंटर रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। जान लो इसको, हालांकि ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन विकिरण शब्द लगा हुआ है तो आप इसको जान लीजिएगा। प्रतिलोम विकिरण क्या होता है, काउंटर रेडिएशन क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लो। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पढ़ाएंगे फिर से, जब इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ाएंगे तब। इन्वायरमेंट सीखना है वास्तव में, रटना है तो चाहे जहाँ पढ़ लेना। इन्वायरमेंट सीखना है तो हम ही सिखाएंगे, जो आपको जलवायु बताएगा, जो भूगोल बताएगा, वही बताएगा इन्वायरमेंट। तो वो सब चक्कर में मत पढ़ना कि इन्वायरमेंट तो कहीं और से पढ़ लेंगे। अगर पूरी ज्योग्राफी सीखनी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और वहां पर लिंक होंगे, खुलेंगे, तब ना जा करके डिजास्टर मैनेजमेंट करोगे। देखो प्रतिलोम विकिरण क्या होता है वास्तव में दोस्तों, ये हमारा वायुमंडल है, समझ लो ध्यान से, ये हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं, ये आप जानते हो, विभिन्न गैसें हैं। और इन विभिन्न गैसों में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी तो हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारी गैसेस आप लिख सकते हो, हमने बताया भी था आपको। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और क्या है, वाटर वेपर को लिख लो, जलवाष्प को लिख लो, मीथेन को लिख लो, है ना, इथेन को लिख लो, ओजोन को लिख लो, ये सब गैस हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, जो पृथ्वी से निकलने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन है, या जो पृथ्वी जो उष्मा वायुमंडल में रहती है, इस वायुमंडल में ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, छोड़ते ही नहीं है। जो भोर होते होते निकाल दिया था अभी हमने हीट बजट में, ये कुछ मात्रा को अपने पास रोके रहते हैं। और शायद यही ये जरूरी भी है। अगर ऐसा ना होता, ग्रीन हाउस गैसेस ना होते, तो उस दिन में तापमान तो अधिक हो जाता, लेकिन भोर में जब सारा निकल जाता तो तापमान 0 डिग्री हो जाता, सुबह उठते तो नल का पानी भी जाम हो गया। इसलिए हर चीज का मतलब है इस पृथ्वी पर। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है कि कुछ मात्रा को ये हमेशा होल्ड रखती है, ठीक है ना। अगले दिन जो आएगा फिर उतना छोड़ देंगे, लेकिन कुछ मात्रा हमेशा अपने पास रखे रहती है। इसलिए पृथ्वी का
एक न्यूनतम तापमान या आपके इलाके का एक न्यूनतम तापमान बना रहता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वर्तमान में एक इंसान आ गया, इंसान नाम का जीव आ गया। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वर्तमान में क्या है, मानव गतिविधियां, ये मानने वाला है नहीं, मिटा के रख देगा सब। मानव गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में अगर वृद्धि होगी तो ठहराव काल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जाने से रोकेंगे सब, तो ठहराव काल बढ़ जाएगा। अब मान लो कि सूर्य की, अब इसमें मान लो ये सब तमाम तरह की हमने कहा ग्रीन हाउस गैसेस इसमें हैं। अब बेचारी ये जो सूर्य की किरण है, सॉरी सूर्य ऊष्मा कह रहा हूँ, ऊष्मा जो है, अब ये ऊष्मा यहाँ से निकल रही है, ये ऊष्मा यहाँ से निकल रही है, या 14 इकाई पहले से इसके था। ये क्या करते हैं, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस महोदय लोग हैं, ये क्या करते हैं, इसको बाहर जाने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और बाहर जाकर के रोक देंगे तो बाहर जाना चाहिए था, रुक गया वायुमंडल में ही कुछ ऊंचाई पर, तो हमारी वायुमंडल की परत क्या हो जाएगी, ऊपर की थोड़ी सी, मतलब वायुमंडल मतलब क्षोभमंडल की बात हो रही है ये, तो थोड़ा सा ऊपर 8-10 किलोमीटर मान लीजिए, क्षोभमंडल के नीचे ही ऊपर की परत क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो ज़्यादा जाने से रोकेंगी, का काम ही है रोकना, तो ऊष्मा को बाहर निकलना था, ये जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ रुकेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रुकेगा तो इस पट्टी पर तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इस पट्टी पर तापमान अधिक हो जाएगा। और हमारी धरती माँ ने, पृथ्वी की सतह ने तो सब निकाल दिया था, 34 आया था, 34 जो बचा था उसके पास उसने निकाल दिया, तो पृथ्वी की सतह जो होगी ये तापमान इसका कम हो जाएगा, ऊपर तापमान अधिक हो गया, नीचे तापमान सतह एकदम ठंडी हो गई। और इसको जाना था बाहर, चली जाती तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब गई नहीं, ऊपर का तापमान बढ़ गया। अब ऊपर का तापमान जब बढ़ गया तो ऐसे में क्या होगा, देखो ध्यान से, पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई, ऊपर का वायुमंडल गर्म हो गया, तो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर हीट का ट्रांसफर होने लगेगा, तो इधर से ऊष्मा का क्या होगा, ये लौटने लगेगी, ये इधर से लौटने लगेगी। जाना कहाँ था उसको, जाना था इसको आउटर स्पेस में, लौट के आ रही है फिर से सतह के तरफ, तो ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं काउंटर रेडिएशन, प्रतिलोम विकिरण। इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम विकिरण के कारण ही क्या होता है, हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। और हरित गृह प्रभाव के कारण क्या होगा, आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। कहाँ से जुड़ गया ये, इकोलॉजी से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये काउंटर रेडिएशन। तो बिना काउंटर रेडिएशन समझे ही पढ़ लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इफेक्ट करेंगे वहां परीक्षा में जा करके फिर, तो इस तरह से काउंटर रेडिएशन है। तो इतना आपने सीखा है, इसको आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर 3-4-5 दिन की जो क्लासेस होंगी बड़ी क्रूशियल हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आप बताइए हमको फीडबैक देते रहा करिए भाई, तब तो हम अपना लेवल मेंटेन करके रखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे तो हम अपना लेवल कम कर देते हैं, हमें क्या है।